हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग जो डीजल मैकेनिक का हमारा कोर्स है उसको फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 25। ठीक है, इसके पहले हमारे 24 लेक्चर हो चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा या देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा डीजल मैकेनिक फुल कोर्स इस नाम से। तो जाके आप जो प्रीवियस 24 लेक्चर्स हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था डीजल मैकेनिक का, उसमें सिलेबस को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था। पहला था हमारा पार्ट ए और दूसरा था हमारा पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए के जो 24 लेक्चर हैं और आज का ये जो 25वां लेक्चर होगा, तो ये हमारा पार्ट ए यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि डीजल इंजन से संबंधित जो कोर पोर्शन है डीजल मैकेनिक का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पार्ट बी अपना शुरू करेंगे। पार्ट बी में क्या होता है, जो हमारी बेसिक नॉलेज जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं, टूल्स के बारे में, तरह तरह के जो भी अन्य चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज से जहाँ तक है कि रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी आपका कोर्स जल्दी से 15-20 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इमिशन कंट्रोल, यानी कि उत्सर्जन नियंत्रण। तो इमिशन को समझिए क्या है। इमिशन को अपना लिख लीजिएगा थोड़ा सा। इंजन से निकलने वाली हानिकारक गैसों को ही क्या कहते हैं, गैसों को इमिशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्सर्जन है क्या, उसको ध्यान से समझिए। ये इंजन का छोटा सा मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। अब देखिए इंजन में क्या होता है, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक होगा। कौन कौन सा होगा, एक हमारा होगा सक्शन, दूसरा होगा कंप्रेशन, तीसरा होगा पावर और चौथा होगा हमारा एग्जॉस्ट। ठीक है, देखिए जब इंजन के अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर हमारा फ्यूल का दहन होता है तो उसके साथ साथ हमको पावर मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ गैसेस भी निकलती हैं जिन्हें हम एग्जॉस्ट गैसें, दग्ध गैसें या फ्लू गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं गैसों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो एग्जॉस्ट कहलाती है और ये गैसें जो बाहर निकलने वाली गैसों को क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं। निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इमिशन के टाइप। ठीक है, इमिशन कितनी तरीके से, इंजन में कितनी तरीके से इमिशन जो है हो सकता है, यानी कि कितनी तरीके से उत्सर्जन हो सकता है, कितनी तरीके से हानिकारक गैसें निकल सकती हैं और वायुमंडल में मिल सकती हैं। ठीक है, तो उसमें से देखिए जो पहला है वो है इवापोरेटिव इमिशन। ठीक है, यानी कि इवापोरेटिव इमिशन माने वाष्पीकृत उत्सर्जन, ठीक है। दूसरा है एग्जॉस्ट इमिशन, ठीक है, और तीसरा है क्रैंक केस इमिशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो है बारी बारी हम लोग पढ़ते हैं कि इवापोरेटिव इमिशन क्या है, एग्जॉस्ट इमिशन क्या है और क्रैंक केस इमिशन क्या है। तो पहला हेडिंग डालिए इवापोरेटिव इमिशन। अब देखिए इवापोरेटिव इमिशन वाष्पीकृत उत्सर्जन का क्या मतलब है, जब फ्यूल के बिना जले ही फ्यूल जो है सीधे फ्यूल टैंक या कार्बोरेटर के द्वारा वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है, तो ऐसे उत्सर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे उत्सर्जन को हम लोग बोलते हैं इवापोरेटिव इमिशन। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, ज़्यादातर एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन
और स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब मैंने आपको बताया है कि पेट्रोल इंजन में ही क्या होता है, इवापोरेटिव इमिशन होता है। क्योंकि जो पेट्रोल इंजन होता है, जो पेट्रोल होता है, उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, फ्लैश पॉइंट। अब फ्लैश पॉइंट को भी समझ लीजिए। फ्लैश पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कोई तरल पदार्थ क्या होने लगता है, वाष्पीकृत होने लगता है, बिना गर्म किए ही क्या होने लगता है, वाष्पीकृत होने लगता है। तो उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और पेट्रोल के लिए होता है ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, लगभग, आसपास ज़्यादा कम भी हो सकता है, आप इसको मैच कर लीजिएगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जब इसका क्या होता है, जब जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के उसमें आता है, संपर्क में आता है, तो इसका क्या होने लगता है, इवापोरेशन होने लगता है डायरेक्ट, यानी कि बिना जले ही। कि कहाँ से होता है, फ्यूल टैंक से। फ्यूल टैंक में हमारा कोई लीकेज है या फ्यूल जब हम लोग लेते समय फ्यूल टैंक खुला रहता है तो वहाँ से इसका इवापोरेशन हो जाता है। कार्बोरेटर में अगर थोड़ा बहुत लीकेज है तो वहाँ से इसका इवापोरेशन डायरेक्ट हो जाता है, बिना जले ही इवापोरेट होकर फ्यूल का वातावरण में मिल जाना ही इवापोरेटिव इमिशन कहलाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा इवापोरेटिव इमिशन। इसको अगर बुक की भाषा में एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें, परिभाषा के रूप में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखिए, इंजन में फ्यूल टैंक एवं कार्बोरेटर से फ्यूल सीधे वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है। राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसी से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। फ्यूल सीधे वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है, जिसे इवापोरेटिव इमिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न भी एक पूछा गया था कि जो इवापोरेटिव इमिशन होता है, प्रश्न आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था इवापोरेटिव इमिशन किसके माध्यम से, इवापोरेटिव इमिशन किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछता है फ्लैश पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया कि फ्लैश पॉइंट वह बिंदु होता है जहाँ पर किसी तरल पदार्थ का क्या होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित जो होना शुरू हो जाता है। वह बिंदु जहाँ पर कोई तरल पदार्थ वाष्पीकृत होने लगता है, यानी कि वाष्प बनने लगता है, वेपर बनने लगता है, वही बिंदु उसका बिंदु मतलब क्या, वही उसका टेम्परेचर। क्योंकि कोई न कोई स्पेसिफिक अलग अलग, जैसे अगर आप पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है जहाँ पर वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से हर एक तरल का क्या होगा, एक ऐसा बिंदु होगा, एक ऐसा तापमान होगा जिस पर वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा। तो पेट्रोल के लिए लगभग कितना होता है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है। अब तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ से क्या बनता है, प्रश्न समझना बहुत जरूरी है भाई, थ्योरी कितना पढ़ लिए, थोड़ा सा प्रश्न भी समझ लो। अब तीसरा प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि जैसे अब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इंजन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 3 तरह का उत्सर्जन होता है। पहला इवापोरेटिव बताया, दूसरा एग्जॉस्ट बताया और तीसरा मैंने आपको बताया क्रैंक केस। तो इसमें से भाई कितना कितना होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100% है तो इसमें से प्रश्न ये पूछता है कि कितना प्रतिशत एसआई इंजनों में लगभग कितना प्रतिशत इवापोरेटिव इमिशन होता है। तो 20 से 25% इवापोरेटिव इमिशन होता है। यानी कि अगर हम बात करें कुल इमिशन की, कुल इमिशन है हमारा 100%, तो उसमें से कितना परसेंट इवापोरेटिव इमिशन होता है, एसआई इंजनों में पूछा जाता है।
क्योंकि कंप्रेस्ड इंजन डीजल से चलता है। आपको पता है कि डीजल का उतना वाष्पीकरण नहीं होता है जितना पेट्रोल का होता है। तो आपसे ये प्रश्न में लिखा रहेगा कि एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, और स्पार्क इग्निशन इंजन होता है पेट्रोल इंजन भैया, तो उसमें से कितना प्रतिशत इवापोरेटिव इमिशन होता है? तो 20 से 25%। अगला प्रश्न यहीं से पूछता है, एग्जॉस्ट इमिशन में बताने वाला था लेकिन आप यहीं पढ़ लीजिए, कितना से प्रतिशत एग्जॉस्ट इमिशन होता है? तो 60 से 70% एग्जॉस्ट इमिशन होता है। ठीक है, 20 से 25% इवापोरेटिव इमिशन, 60 से 70% एग्जॉस्ट इमिशन, और क्रैंक केस इमिशन क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले तो 2-4-5% के अंदर जो रहेगा वही ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इवापोरेटिव इमिशन। अब अगला हेडिंग डालिए एग्जॉस्ट इमिशन। एग्जॉस्ट इमिशन, एग्जॉस्ट इमिशन क्या होता है भैया? जब गैसें पूरी तरीके से जल जाती, यानी कि गैसों के जलने से, फ्यूल के जलने से गैसों का, हानिकारक गैसों का वातावरण में पहुंचना ही क्या कहलाता है? एग्जॉस्ट इमिशन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट इमिशन यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, एग्जॉस्ट इमिशन, और इसमें लिखेंगे फ्यूल के जलने से हानिकारक गैसों का, देखिए थोड़ा मैं राइटिंग खराब लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ तो आप उसको देख देख के अपने नोट्स, सुन के अपने नोट्स में लिख लीजिए। फ्यूल के जलने से हानिकारक गैसों का वातावरण में पहुँचना ही क्या कहलाता है? एग्जॉस्ट इमिशन कहलाता है। ठीक है, तीसरा है, आप इसमें समझ लीजिए, क्रैंक केस इमिशन। अब देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है फिगर, ये जो हमारा पूरा पोर्शन होता है ये क्या होता है? क्रैंक केस होता है। ये है हमारा क्रैंक, ये है कनेक्टिंग रॉड, ये है पिस्टन और ये है सिलेंडर। यहीं पर क्या होता है? फ्यूल का दहन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब फ्यूल का दहन होता है तो यहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर सील होता है। किसके माध्यम से? रिंग के माध्यम से। 2 तरह की रिंग होती हैं, आपको पता है, मैंने सभी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये सिलेंडर और पिस्टन क्या होता है? सील होता है, लेकिन फिर भी सिलेंडर और पिस्टन के बीच में इतना दबाव होता है कि कुछ ना कुछ जो यहाँ सिलेंडर के अंदर फ्यूल के जलने के बाद गैस बनती है, उसमें से कुछ ना कुछ गैस रिस कर क्या होती है? इस क्रैंक केस में चली जाती है। ठीक है, अब है तो भैया वो एग्जॉस्ट गैस ही, लेकिन क्योंकि क्रैंक केस में रिस कर आ गई, यानी कि बहुत हल्का हल्का रिस कर आ गई, और दूसरा चीज क्या है? क्रैंक केस में होता है हमारा मोबिल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? इंजन ऑयल। तो जब इंजन बहुत ज़्यादा देर तक चलता है तो इंजन ऑयल भी हमारा क्या होता है? गर्म होता है, और उसका भी क्या होता है? इवापोरेशन होता है। तभी तो भैया हम लोग मोबिल बदलने वाले जाते हैं तो मोबिल हमारा कम रहता है, कम ज़्यादा हम लोग चेक करते हैं ना। तो कैसे कम हो जाता है? जब बहुत दिनों तक इंजन चलता रहता है, यहाँ पर क्रैंक केस भी गर्म होता है, तो उस इंजन ऑयल यानी कि मोबिल का भी इवापोरेशन थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ से जो फ्लू गैसेज आई और यहाँ से जो इससे वाष्प बनी, मोबिल यानी कि इंजन ऑयल के जलने से जो वाष्प बनी, वो भी क्या है? वो भी एक तरह का प्रदूषक ही है, यानी कि पॉल्यूशन ही है। तो फिर यहाँ से क्या होती हैं गैसेज? जब गैसकेट वगैरह लीक होती है, ख़राब होती है, तो यहाँ से भी ये गैसेज जो हैं निकल जाती हैं। तो यहाँ से जो गैसेज निकलती हैं क्रैंक केस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैंक केस इमिशन बोलते हैं। क्रैंक केस इमिशन क्या है? समझ में आ गया ना? यहाँ से कुछ गैसेज रिस्क आ गई सिलेंडर और पिस्टन के बीच में से, और यहाँ पे जो इंजन ऑयल है जब वो जला तो थोड़ा बहुत जो वाष्प उससे बना, वो जो गैस बनेगी उसी को क्या बोलेंगे? क्रैंक केस इमिशन। और वहाँ से जो गैस निकलेगी मतलब उसी को बोलेंगे क्रैंक केस इमिशन। तो इसमें आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है। अब अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे, अगला हेडिंग क्या डालेंगे भैया? कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, देखिए प्रदूषण की बात हो रही है, यानी कि तरह तरह के प्रदूषण निकलेंगे हमारे कहाँ से? जब एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगी इंजन से। तो उसमें से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं?
हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 होता है, NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, ठीक है, यही सब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग आप पहले ये डालिए, हेडिंग डालिए, एग्जॉस्ट गैसों में उपस्थित प्रमुख प्रदूषक। एग्जॉस्ट गैसों में उपस्थित प्रमुख प्रदूषक, ठीक है। इसमें पहला लिखिए हाइड्रोकार्बन। अब देखिए कोई भी फ्यूल होता है तो वो किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बन से ही बना होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ही बना होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया, सिंपली कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन है, इसके तरफ हम जोड़ दें CH2, इधर जोड़ दें CH3, इधर भी जोड़ दें CH3 और इधर जोड़ दें CH2, ठीक है। तो यही क्या है, कार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वही मिलकर हमारा हाइड्रोकार्बन बनाता है। जितने भी फ्यूल होते हैं वो सभी किसके उससे संयोजन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन के संयोजन से बने होते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन निकलेगा कब, ठीक है। ये देखिए जितने भी फ्यूल हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सभी हाइड्रोकार्बन से बने हैं, लेकिन जब इनका दहन नहीं होगा तब हाइड्रोकार्बन निकलेगा, यानी कि बिना जले जो फ्यूल निकलेगा, ठीक है। यदि इसमें लिखिए, यदि फ्यूल बिना जले वातावरण में पहुंच जाए तो हाइड्रोकार्बन मिलकर हवा को प्रदूषित करते हैं। यानी कि जो फ्यूल बिना जले, जैसे कि इवापोरेटिव। अब इवापोरेटिव मैंने आपको बताया कि इवापोरेटिव जो इमिशन होता है उसमें बिना जले क्या होता है, बिना जले जो फ्यूल है वो क्या होता है, वातावरण में पहुंच जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो है हवा में मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कारण लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन के कारण, ठीक है। ये कारण भी आपसे पूछा जाता है। पहला लिखिए इसमें, फ्यूल का वाष्पीकृत होकर वातावरण में मिलना, यानी कि जब फ्यूल बिना जले वाष्पीकृत हो जाएगा, वातावरण में मिल जाएगा, तो उससे हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, मिसफायर के कारण। अब देखिए मिसफायर क्या होता है, मिसफायर जो बेसिकली होता है मल्टी सिलेंडर इंजन में होता है। मिसफायर मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए हमारा 4 सिलेंडर इंजन है, 1 सिलेंडर में इंजन में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे होता नहीं नॉर्मली। जैसे हमारा 4 सिलेंडर है, अब जैसे 4 सिलेंडर इनका जो क्रम होता है जलने का, 4 सिलेंडर का जो क्रम होता है जलने का 1 3 4 2, यानी कि पहला सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ठीक है। इस तरीके से 13 42 आप याद कर सकते हैं फायरिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए ये वाले सिलेंडर में जब कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद एक्सपेंशन की बारी आएगी, यानी कि पिस्टन यहाँ पे कंप्रेस करते हुए ऊपर तक पहुँचा, लेकिन हमारा फ्यूल जला नहीं, यानी कि फ्यूल हमारा क्या हुआ, जला नहीं किसी कारण से, या तो उसका टेम्परेचर वहाँ तक नहीं रीच कर पाया, या हमारा इस सिलेंडर का स्पार्क प्लग ही नहीं काम किया, तो बाकी 3 सिलेंडर का फ्यूल तो जला, तो इंजन तो हमारा चल रहा है, गाड़ी हमारी चल रही है, लेकिन एक सिलेंडर में क्या हो गया, मिस फायर हो गया, यानी कि पावर स्ट्रोक के दौरान कंप्रेशन स्ट्रोक जब यहाँ पर TDC पर पहुँचा तो हमारा यहाँ पर एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन ये 3 सिलेंडर में हुआ, जिसके कारण ये पिस्टन फिर नीचे आ गया, ठीक है।
तो जब मिस फायर होता है, मिस फायर मतलब होता है कि किसी एक स्ट्रोक के दौरान बीच बीच में मिस फायर करने का मतलब ये है कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक करते समय जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचे तो पावर स्ट्रोक इसमें बने ही ना, यानी कि फ्यूल हमारा जले ही ना। और जब फ्यूल हमारा जलेगा नहीं भैया तो यहाँ पे बिना जला हुआ जो फ्यूल रह जाएगा वो डायरेक्ट जब निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जब डायरेक्ट निकलेगा तो उसका वाष्पीकरण होगा, बिना जले निकलेगा तो वाष्पीकरण होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन हमारा बनता है। तीसरा लिखिए, वाल्व ओवरलैप के कारण। अब वाल्व ओवरलैप क्या है भैया, यानी कि जो हमने वाल्व की सेटिंग किया है वो सही से नहीं किया है। सेटिंग का मतलब क्या है, अब देखिए जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो उस समय क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। लेकिन जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक के दौरान हमारे जो दोनों वाल्व हैं वो बंद रहते हैं। और चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान हमारा इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने इसकी सेटिंग नहीं किया सही से, हमने इसकी सेटिंग क्या किया, सही से नहीं किया। मान लीजिए सक्शन स्ट्रोक हुआ, सक्शन स्ट्रोक के समय हमारा ये जो वाल्व है खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो ये वाल्व हमारा बंद हो जाना चाहिए। लेकिन हमने सेटिंग इसका ऐसा नहीं किया कि भैया ये वाल्व सही समय पे बंद हो जाए। अब पता चला आधा स्ट्रोक यानी कि आधे दूरी पर पिस्टन हमारा पहुंच गया और हमारा जो ये इनलेट वाल्व है ये खुला ही हुआ है। तो जो चार्ज यानी कि जो फ्यूल पहले अंदर आया था वो भैया आधा तो बाहर निकल गया, तब जाके हमारा ये इनलेट वाल्व बंद हुआ। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि हमारा जो वाल्व है इसकी सेटिंग नहीं सही है, जिसके कारण बिना जला हुआ फ्यूल भी क्या निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है वाल्व ओवरलैप के कारण। ठीक है, या ऐसा कुछ हम सेटिंग कर दिए कि दोनों वाल्व हमारे ओपन हो गए कंप्रेशन या एक्सपेंशन के समय, तब भी हमारा जो है यानी कि कुल इस पे जो सेटिंग है वो क्या है, वाल्व की सेटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कारण आपसे जो है पूछा जाता है। अगला लिखिए, अगला है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो पहले प्रदूषक में एग्जॉस्ट गैसों में उपस्थित प्रमुख प्रदूषक में पहला क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और अगला लिखिए NOx यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, अब ना X का क्या मतलब है, X का मतलब भैया NO2 भी हो सकता है, X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के कुल मिला के क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, अब देखिए क्यों इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब इंजन के अंदर तापमान, ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख भी लीजिएगा, इंजन के अंदर तापमान 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको पता है कि हमारे जो वायुमंडल में वो क्या है, लगभग 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो जब वायुमंडल का तापमान 1350 डिग्री से अधिक हो जाता है तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए कि जब इंजन का तापमान 1350 डिग्री से अधिक हो जाता है तो जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन की क्या बनाती है, ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, तो इसी कारण से हमारा जो है वो बनता है। अब देखिए इसके प्रमुख कारण में लिख लीजिए आप, बनने के प्रमुख कारण। तो पहला तो एक ये है कि इंजन का तापमान बहुत अधिक होना। ठीक है, पहले कारण में क्या लिखेंगे, इंजन का तापमान अधिक होना।
दूसरे में लिखेंगे लीन एयर फ्यूल मिक्सचर प्रयोग करना। ठीक है, जैसे एसआई इंजन की बात करें तो वहाँ पे आप बहुत पतला मिश्रण प्रयोग करें माइलेज बढ़ाने के लिए। जैसे माइलेज बढ़ाने में आदमी क्या करता है कि एयर की मात्रा को ज़्यादा कर देता है और फ्यूल की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो लीन एयर फ्यूल मिक्सचर प्रयोग करने से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अब इसमें लिखिए कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें आप हेडिंग डालिएगा NOx को नियंत्रित करने के तरीके। ठीक है, इसमें पहला क्या होता है ECR, ठीक है, और दूसरा होता है EGR होता है यहाँ पर, और दूसरा होता है SCR। ठीक है, दूसरा होता है SCR। अब देखिए EGR का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है और SCR का भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। EGR का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। ठीक है, SCR का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। ठीक है, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नियंत्रित करने के तरीके क्या हैं, EGR है, और दूसरा क्या है सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि इंजन की किस गति के दौरान कब इंजन से सबसे कम नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, निकलते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है आइडलिंग के दौरान। आइडलिंग के दौरान मतलब बस इंजन चल रहा है, उस पर कोई लोड नहीं है। दूसरा बहुत अधिक गति से इंजन चलाने पर, बहुत कम गति से इंजन चलाने पर, या सामान्य गति से इंजन चलाने पर। तो इसमें क्या होगा, सामान्य गति के दौरान, आप लिख लीजिएगा पूरा, इंजन की सामान्य गति के दौरान नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे सामान्य गति के दौरान नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे कम होता है। ये प्रश्न भी जो है आपसे पूछा जाता है। अब देखिए अगला जो हम लोग पढ़ते हैं, अगला है तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे खतरनाक क्या है, यही है तीसरा जो हमारा पॉल्यूटेंट है यानी कि प्रदूषक है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए, अब ये सभी जो आपको अगर देखना है इसके क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है एग्जॉस्ट सिस्टम, 6वां या 7वां लेक्चर है, इतना मुझे याद नहीं है। तो जो प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा डीजल मैकेनिक फुल कोर्स में, उसमें 6वां या 7वां लेक्चर है एग्जॉस्ट सिस्टम। उसमें आप देखिएगा सब केमिकल रिएक्शन, यानी कि किस तरीके से फ्यूल का एयर के साथ रिएक्शन होता है, तो किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, तो जाके आप वो 6वां या 7वां लेक्चर, बाकी कोई वीडियो देखिए ना देखिए, लेकिन अगर इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो 6वां या 7वां जो भी लेक्चर है आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एग्जॉस्ट सिस्टम नाम से एक लेक्चर है, 1 घंटे से अधिक की वो क्लास है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा, सभी जो रिएक्शन है वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। ठीक है, अब देखिए जब फ्यूल को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है, जब फ्यूल को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैसे बनता है कम ऑक्सीजन मिलने से, तो उसके लिए आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। आप गूगल पे भी देख सकते हो, जो हमारी लेक्चर है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इतना खतरनाक क्यों है? सबसे खतरनाक गैस हमारा, हमको तो यही लगता है भाई, जितना मैंने पढ़ा है, बाकी तो खतरनाक तो सब है, लेकिन मुझे सबसे खतरनाक यही लगता है। क्योंकि देखिए ये क्या है, इसकी एक टेंडेंसी होती है, जैसे हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के देखिए दोस्त हैं, कौन कौन से, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही देखिए अभी तो दोस्त हैं हमारे, सबसे प्यारे सबसे अच्छे, लेकिन जैसे ही हमको कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो वो क्या होता है, गर्लफ्रेंड को हम सबसे, दोस्तों को कहते हैं भैया भागो यहाँ से, और गर्लफ्रेंड को अपने पास बुला लेते हैं। तो यही चीज़ है सेम हीमोग्लोबिन के साथ। देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन भी कैरी करता है और CO2 भी कैरी करता है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब हमारी ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से रक्त में जाती है तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही वो सभी अंगों तक क्या होती है, पहुंचती है, ठीक है। और जब हमारे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो 10% कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिटर्न होकर हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही बाहर निकलती है। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है हमारा, जो इनको ले जाने और ले आने का काम करता है। ऑक्सीजन तो पूरी ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 10% निकालता है। लेकिन अगर भैया ये इनके दोस्त हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन की क्या मिल गई, गर्लफ्रेंड मिल गई। गर्लफ्रेंड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो ये इन दोनों को छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है, जिसके कारण क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला तो माइनो हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिला तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन में CO मिल जाता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तो हमारे ब्लड में WCS यानी कि WBC वाइड ब्लड कॉर्पसेस की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर होता है इसके कारण। अब आप कहेंगे भैया, जिन लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा अच्छे से बायोलॉजी, वो कहेंगे भैया WBC तो हमारा क्या है, जो इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है, रक्षा करता है। जी बिल्कुल, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल जो हैं हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारी उसको बढ़ाता है। लेकिन कोई भी चीज़ जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वो हमें क्या देने लगती है, नुकसान देने लगती है। जैसे कि कोई चीज़ बहुत पौष्टिक है लेकिन आप उसको अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे कोई भी चीज़, तो वो क्या करेगी, नुकसान करेगी। ठीक इसी तरीके से WBC है यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है, ये प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बढ़ाती है, रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करती है। लेकिन जब WBC की मात्रा एक हद से ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें ब्लड कैंसर होता है। और इसी कारण से जो CO है वो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट लगता है, ठीक है। और इस CO को CO2 में बदलने के लिए तरह तरह के कैटालिटिक कन्वर्टर उपयोग किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जॉस्ट सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। अब आइए हम लोग अगला जो पॉल्यूटेंट है वो देखते हैं, वो है हमारा CO2, ठीक है। अगला जो पॉल्यूटेंट है चौथा नंबर का देखिए, ये है CO2। CO2 कब बनता है, जब ईंधन का पूर्ण दहन होता है। आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा कि जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब लीन एयर फ्यूल मिक्सचर प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। जब पूरे तरीके से ईंधन का दहन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये क्या है, प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है। सबसे प्रमुख जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा यानी कि 54% जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वो क्या है हमारा, वो है CO2। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट है वो उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, तो वो है हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद मीथेन, ठीक है, और तरह तरह की जो गैसें हैं वो हमारी आती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख गैस जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जब ईंधन का पूर्ण दहन होता है तो CO2 कब बनती है, जब इंजन के अंदर ईंधन का पूर्ण दहन होता है तो CO2 बनती है। अब अगला लिखिए, अगला है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अब देखिए फ्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है, जिसके कारण क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। अब जब ये जाएगी भैया बाहर तो ये क्या करेगी, जलवाष्प के साथ मिलकर क्या बना देगी, एक अम्ल बना देगी जिसे हम लोग कहते हैं H2SO4, जिसके कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। इसीलिए आदमी कहता है कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि जो ये गैसें सब बनी हुई हैं, SO2 हो गया, ठीक है, या कार्बन के जो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये भी जब बनते हैं, ये जब भी जलवाष्प से मिलते हैं तो क्या बनते हैं, HNO3, ठीक है, यानी कि HNO3 बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक तरह से अम्ल हैं, और ये क्या करते हैं, जब वर्षा होती है तो ये सभी अम्ल जो है नीचे आते हैं, इसीलिए कहा था कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। तो जब सल्फर, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके क्या बनेगा, जब जलवाष्प के साथ मिलेगा तो H2SO4 बनाएगा, जो अम्लीय वर्षा का कारण है। और दूसरा क्या है, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या है कि इंजन के जो पार्ट हैं, इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी खराब हो जाते हैं। अब भैया जब SO2 बना तो कहीं न कहीं उसको जलवाष्प तो मिल ही जाएगी, तो क्या बनेगा, जब इंजन के अंदर ऐसे ही अम्ल ये बना लेगा H2SO4, तो भैया जब लोहा इस अम्ल के संपर्क में आएगा तो जल्दी उसका क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवा था हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड। छठवां लिखिए, और अगर समझ में आ रहा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए। एक काम तो कोई न कोई करिए, ठीक है, काम है कोई न कोई करिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, और नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक करिए, क्या दिक्कत है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ चीज़ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कुछ और अच्छा पढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसको भी लिखिए, क्योंकि जब तक भाई आप लोग बताएंगे नहीं, हम लोग सुधरेंगे कैसे, या कोई अपने आप में चेंज कैसे करेंगे। तो अगर आपको कुछ चीज़ गलत लग रही हो, या आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हो, बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। छठवां है पार्टिकुलेट्स, यानी कि कण। जैसे कि बहुत सी गैसेज होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ तरह तरह के पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जो कि सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं और तरह तरह के रोगों को जन्म देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए लेड, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, फ्यूल के साथ थोड़ा बहुत निकलता है। और क्या हो गया, हमारा Hg हो गया, कैडमियम हो गया, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इनकी यही कम मात्रा भी बड़े बड़े रोगों को जन्म देने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। सातवां लिखिए, सातवां है हमारा स्मॉग। दिल्ली में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि स्मॉग, धुआं, ठीक है, धुएं के बादल। तो ये भी हमारा जो ये गैसें निकलती हैं एग्जॉस्ट गैसों के कारण, डायरेक्टली इनसे नहीं बनता है, लेकिन इनके कारण ही हमारा स्मॉग यानी कि जो धुएं के बादल हैं बनना, उनका फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे कि वो पंजाब और हरियाणा किसान जब वो पराली जलाते हैं तो दिल्ली में क्या होती है, पूरा जो स्मॉग है वो छा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसको एक और नाम से बोलते हैं, बुक में लिखा रहता है फोटो केमिकल स्मॉग, ठीक है। तो आप ये समझ जाइएगा कि वही स्मॉग है, ठीक है। अब देखिए बनता कैसे है, तो हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, ये बनता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो किसके कारण बनता है, तो वो जब हाइड्रोकार्बन और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं उसके कारण फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। दूसरा कारण इसका क्या है, दूसरे कारण से भी बनता है। ये जब सूर्य की किरणें नीचे आती हैं तो इसमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी लाइट होती है, आप उसको बोलिए अल्ट्रावायलेट
अल्ट्रावायलेट लाइट, इससे भी क्या मिलता है, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं तो उसके कारण भी क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मुख्यतः अगर आपसे पूछे कि किसके कारण होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मिलने के कारण क्या बनता है, स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। अब आइए अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं, BS यानी कि भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे कि आपने BS4 इंजन, BS3 इंजन, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है जो किसने सेट किया है, भारत सरकार ने सेट किया है कि भैया ये हमारे प्रदूषण का स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा आपको प्रदूषण नहीं करना है। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो इसे कहा जाता है BSES, यानी कि भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसमें आप लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, मैं बोल भी दे रहा हूँ डेफिनेशन, कि भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है जो इंटरनल कंबस्टन इंजन द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा का विनिमयन, जो भी आप समझिए, विनिमयन करता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ कि भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है जो इंटरनल कंबस्टन इंजन द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा का विनियमन करता है। ठीक है, और इसी का ये जो दो वर्ड हम लोग उठा लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछता है कि BS2 इंडिया में कब लागू हुआ, BS3 कब लागू हुआ, BS4 कब लागू हुआ और BS6 कब इंडिया में लागू हुआ। सिंपल से नॉर्मल छोटे छोटे प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ लेते हैं। क्या है, मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है भैया कि इससे ज़्यादा आपको प्रदूषण नहीं करना है। ठीक है, तो वही है हमारा भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। तो BS2 लिखिए कब लागू हुआ, 2001 में। ठीक है, BS3 कब लागू हुआ, अक्टूबर 2010 में पूरे भारत में। ठीक है, अक्टूबर 2010 से पूरे भारत में BS3 जो है लागू हो गया। BS4 लिखिए अप्रैल 2010 13 शहरों में लागू। ठीक है, जो BS4 है वो क्या किया गया, अप्रैल 2010 से ही, जो यानी कि जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉल्यूशन का इशू है पूरे इंडिया में, जैसे कि दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वहाँ पर अप्रैल 2010 से ही 13 शहरों में BS4 लागू कर दिया गया था और 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, 2017 से पूरे भारत में BS4 को लागू कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हमने लोगों ने BS5 को छोड़ दिया। भाई प्रदूषण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इतनी तेज़ी से जो बाइक्स हैं निकल रही हैं, अभी मैंने खुद ही एक बाइक निकलवाई है। ठीक है, तो उसमें कोई कहने वाली बात नहीं भाई, जब आदमी की आवश्यकता है तो बाइक निकलवाएगा। ठीक है, अभी देखिए हो सकता है मैं प्रैक्टिकल का, अभी एकदम नई बाइक है तो थोड़ा बहुत मैं जो उसमें सभी चीज़ें समझ लूँगा तो उसका प्रैक्टिकल का भी थोड़ा वीडियो आपको ऊपर से दिखा के बताऊँगा कि भैया हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर इंजन में लगी हुई है। ठीक है, अभी थोड़ा समय मिलने दीजिए। और तो यहाँ से क्या हुआ, BS5 इन्होंने छोड़ दिया, बोले भैया BS5 हटाओ डायरेक्ट, BS5 लागू करने का समय नहीं है, डायरेक्ट क्या लागू करो, BS6 यहाँ पर लागू करो। तो डायरेक्ट BS6 लागू क्या हो गया, कब से, अप्रैल 2020 से। तो अप्रैल 2020 के बाद जो भी आपको गाड़ियाँ मिलेंगी वो BS6 इंजन के साथ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये था छोटा सा नॉर्मल सा हमारा सा चैप्टर। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं यहाँ पे नहीं कवर कर पाया हूँ चैप्टर के अंदर, या जो और कुछ महत्वपूर्ण 2-4 पॉइंट हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे जो मैंने लिख दिए हैं। तो पहला पॉइंट है, इसमें क्या है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में उत्सर्जन कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको एग्जॉस्ट सिस्टम जो पढ़ाया था उसमें भी बताया था
किसका प्रयोग किया जाता है? कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे HC पूछा है, हाइड्रोकार्बन का फ्लैश पॉइंट आपसे पूछा है, तो ये होता है 45 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तीसरा है ईंधन के दहन के बाद कुल उत्सर्जन का कितना भाग एग्जॉस्ट उत्सर्जन होता है, यानी कि एग्जॉस्ट इमिशन होता है, तो 60 से 70% भाग क्या होता है? एग्जॉस्ट इमिशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। अब डीजल इंजन में नीले धुएं का संकेत क्या है, यानी कि डीजल इंजन से हल्का नीला धुआं निकल रहा है, तो इसका ये किस चीज़ का संकेत कर रहा है? ये इस चीज़ का संकेत कर रहा है भैया कि अध जला तेल, यानी कि आधा जला हुआ जो डीजल है वो एग्जॉस्ट के माध्यम से, यानी कि फ्लू गैसेस के माध्यम से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो ये इसी चीज़ का संकेत देता है। पांचवा है प्लेटिनम और रेडियम किसके ऑक्सीकरण को बढ़ावा देते हैं? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो चैप्टर इमिशन कंट्रोल, यानी कि उत्सर्जन नियंत्रण। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ही चैनल अपने सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट ए का जो हमारा टॉपिक है बेसिक का, वो शुरू करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या कोई यहाँ पे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।